हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हरवेश, गुड मॉर्निंग एकता। कैसे हो सब? कैसे हो सब एंड प्रिपरेशन कैसे चल रही है सबकी? टेंशन थोड़ी कम हुई SGPGI वाले वीडियो देखने के बाद? कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है बताओ? देख ली वीडियो सबने? टेंशन कम हुई थोड़ी? गुड मॉर्निंग वन्या। यस, हुई टेंशन कम थोड़ी सी या नहीं? ऑडियो विजुअल क्लियर है बेटा? बताएंगे एक बार? ऑडियो विजुअल सब क्लियर? वी आर गुड, वेरी गुड वन्या। बाकी सब बढ़िया नहीं है क्या? बाकी सब परेशान है क्या? सिर्फ वन्या ठीक है? गुड मॉर्निंग अंकिता, सॉरी अंकिता। यस, ऑल सेट एंड क्लियर। थैंक यू वन्या कंफर्म करने के लिए डियर। थैंक यू अंकिता कंफर्म करने के लिए बेटा। चलो बताओ, SGPGI वाली एंजाइटी थोड़ी कम हुई एग्जाम अटेम्प्ट करने की? कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है? अभी रिसेंटली कल एक वीडियो अपलोड हुआ है मेरा, आपने देख लिया हो होपफुली। अगर नहीं देखा है तो देख लेना। जितने मन में डाउट्स हैं SGPGI एग्जाम को लेके वो क्लियर हो जाएंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है? गुड मॉर्निंग ज्योति। यस, यस सर्वेश, जस्ट नाउ क्लास स्टार्टेड। अभी सिर्फ इंटरेक्शन चल रहा है ताकि बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे विद द क्वेश्चंस, राइट? यस, सो कर दो अपने फ्रेंड्स को भी आज की क्लास शेयर, क्योंकि आज हम वही मोस्ट डिमांडेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उसी को रिवाइज करने वाले हैं। द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक दैट इज साइकोफार्माकोलॉजी। आज हम साइकोफार्माकोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है? गुड मॉर्निंग बलजोर सिंह, गुड मॉर्निंग डियर। करें स्टार्ट या और इंतजार करें थोड़ा आपके फ्रेंड्स के ज्वाइन करने का? चलो 1 मिनट और वेट करेंगे, 11:05 पे एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लास को। तब तक मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को एग्जाम को लेके, SGPGI एग्जाम को लेके, पैटर्न को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले कैसी न्यूज आई थी जिससे सब लोग डिमोटिवेट हो गए थे कि भाई एग्जाम 2 पैटर्न में कैसे पॉसिबल है, इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे 2 पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए थे उस टाइम मेरे पास आप सबके। कोई ऐसा जिसको अभी भी वो कंफ्यूजन है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या प्रीलिम्स और मेंस होगा? गुड मॉर्निंग रॉबिन। नहीं है कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। कट, बलजोर क्या लिख रहे हो बेटा? कट कटने हैं? आई एम नॉट गेटिंग यू, थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखो प्लीज। यस, सो आज का जो टॉपिक है बेटा साइकोफार्माकोलॉजी का, ये सिर्फ SGPGI ही नहीं बाकी सभी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और बहुत बार आता है ना? गुड मॉर्निंग हरवेश बेटा, कितनी बार गुड मॉर्निंग करोगे? यस, सो ये जो टॉपिक है हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जामिनर का फेवरेट है ये, है ना? चलो तो करते हैं अब स्टार्ट। हो गए 11:05। Here's your first question. कट ऑफ कितना है बेटा? पहले एग्जाम देके आओ, एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे हम assumptions लगाते हैं कि यस कट ऑफ इतनी जा सकती है। पहले SGPGI का एग्जाम तो देकर आओ, है ना? देन वी विल अज्यूम कि क्या कट ऑफ जा सकती है।
हर कैटेगरी की, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करेंगे, अब क्वेश्चन में से फाइंड आउट करेंगे हम कीवर्ड्स को। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स में ही हमारा आंसर छिपा होता है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एम्स, नॉर्सेट, ESIC, RRB। ये तीनों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। बलजोर बेटा, आई एम सेइंग कि कट ऑफ तब हम एज्यूम कर सकते हैं जब आपका एग्जाम हो जाए, तब हमें पता लग जाए कि एग्जाम का लेवल क्या था, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या थे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस नहीं देखे, एग्जाम नहीं हुआ, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर लें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है ना। वेरी गुड वान्या। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट ड्रग चल रही है और पेशेंट ने रिपोर्ट किए कुछ सिम्टम्स लाइक नोजिया, कोर्स ट्रेमर्स एंड ब्लर्ड विजन। और जब हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या हुआ होगा पेशेंट को, वेरी गुड वान्या, वेरी गुड अंकिता, एकता, हरवेश, वेरी गुड। सो अगर हम अब इस शक के आधार पे पेशेंट का लेवल चेक करते हैं, लिथियम सीरम लिथियम लेवल चेक करते हैं, तो हमें पता लगता है लेवल आया है 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स। What should be the nurse's priority action? अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? क्या आप पेशेंट को अगली डोज दे दोगे खाने के साथ में, यानी कि अगली जो भी स्केड्यूल्ड लिथियम डोज है वो दे दोगे, या फिर आप एनकरेज करोगे पेशेंट को अपना कैफीन का इंटेक बढ़ा ले, ठीक है, या फिर आप पेशेंट को बोलोगे कि अपना कैफीन का इंटेक बढ़ा ले। वेरी गुड बलजोर, सबके आंसर्स आ रहे हैं, तो इसको क्विकली आगे बढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं लिथियम को विदहोल्ड करेंगे एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एंड लास्ट इज सेइंग फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब अगर हम बेटा लिथियम के फेट को देखें, बॉडी जैसे ही लिथियम जाएगा, क्विकली रिवाइज करते हैं इसको, जैसे ही किसी भी पर्सन की बॉडी में लिथियम जाता है, हम बॉडी में लिथियम डालते हैं टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ लिथियम कार्बोनेट। क्या होगा? क्या इसका मेटाबॉलिज्म होगा? सो द आंसर इज बिग नो। कोई मेटाबॉलिज्म बॉडी में लिथियम का नहीं होगा, राइट। अगर बात करें एक्सक्रीशन की, सो यस, एक्सक्रीशन होगा बाय किडनीज। ये चीज तो बेसिक है, हमें शुरू से पता है ना, ये चीज तो पता है यहाँ तक। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे ऑप्शंस और आपने देखे, जैसे यहाँ लिखा है पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या रिस्ट्रिक्ट करने से कोई असर पड़ेगा? वाई आई एम पर्टिकुलरली चूजिंग दिस ऑप्शन, क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस ईयर में ऑप्शन आ चुका है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सिनेरियो सुनना कैसे क्वेश्चन आया था। यहाँ से क्वेश्चन आया था, एक पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट ड्रग चल रही है और नोजिया, कोर्स ट्रेमर्स एंड सम सिम्टम्स आर देयर। पेशेंट में कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब पेशेंट ने अपनी डाइट में से वाटर के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करना या करना है? पहले तो मुझे इसका आंसर दो। क्या हम किसी भी पेशेंट को जो लिथियम थेरेपी पे है उसके फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? यस और नो, करेंगे या नहीं? यस और नो में आंसर दे फटाफट। अगर कमेंट नहीं आए मैं वही क्लास स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बेटा डाउन हो जाता है अगर मैं नहीं देख पाती आप लोग समझ रहे हो, आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं वही क्लास एंड कर दूंगी, मुझे सबके कमेंट चाहिए साथ साथ में। बताओ चलो। वेरी गुड बलजोर, एटलीस्ट आंसर दिया। मैंने क्वेश्चन जो पूछा है मैं रिपीट करूंगी। क्या हम पेशेंट में वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जब पेशेंट लिथियम थेरेपी पर है? अब
बताओ यस और नो। वेरी गुड अजय, वेरी गुड बेटा। मेरा क्वेश्चन चेंज किया मैंने। ये क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट था, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हो। अब इसमें से थोड़ा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को कि अगर यही पेशेंट लिथियम थेरेपी पर है और इसने अपने आप से वाटर इनटेक को बंद कर दिया है, क्या हम ऐसे पेशेंट में वाटर इनटेक को बंद करेंगे? गुड मॉर्निंग मोनिका। क्या हम ऐसे पेशेंट में बंद करेंगे वाटर इनटेक को? यस और नो में आंसर दो जल्दी। आई हैव, आई डोंट हैव, पता नहीं। आई थिंक यू गाइस आर सेइंग पता नहीं, है ना? नो इज अ रियल थिंग। वेरी गुड, वेरी गुड एकता। अब सुनो ध्यान से, कभी भी पेशेंट का वाटर इनटेक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। अब इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। हमारी बॉडी में कुछ भी अगर हम डालते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर हम डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ना बॉडी में कुछ अच्छा करेगी ना बुरा करेगी। अगर कोई मेडिसिन बॉडी में जा रही है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है ना, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी करती है। तो उसके साथ में हमें डाइटरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस लिथियम थेरेपी की, ध्यान से समझना। Yes, Renu, Kaushik, beta, you are right. But now my classes will be from this channel only. ठीक है? There was a very small transition gap. थोड़ा transition था, but now I am taking classes on this platform only. We need to give plenty of water so that lithium wash out हो जाए. Very good one now. Sodium monitoring important है. Yes. अब ध्यान से समझना, हमारी बॉडी में जैसे ही लिथियम गया, लिथियम कार्बोनेट हमने पेशेंट को दिया, ये क्या करेगा? ये सीधा एक्सक्रीशन के लिए जाएगा किडनी में, और किडनी में ही सोडियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, इसी से फिर सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। राइट? सो हमारी बॉडी में सोडियम भी प्रेजेंट है। अब पेशेंट ने लिथियम कार्बोनेट एज अ ड्रग ले लिया, सोडियम पेशेंट डाइट से ले रहा है। अब ये दोनों ही इस तरह के एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है जिनको हम मोनोवैलेंट कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं मोनोवैलेंट कैटायंस। इसका मतलब है इनका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, दोनों मोनोवैलेंट कैटायन है, दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है। अब हमारी किडनी के पास, अगर एक कॉमन सेंस वाली हम बात करें, हमारी किडनी के पास कोई आंख है क्या? किडनी के पास आईज है डिटेक्ट करने के लिए कि कौन लिथियम है कौन सोडियम है? हमारी पूरी बॉडी किस के ऊपर बेस्ड है? सारे केमिकल प्रोसेसेस के ऊपर। सारी चीजें बॉडी में होने वाले सभी रिएक्शंस, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सब कैसी होती है? केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में। ये तो आप लोगों ने बायोलॉजी में बचपन में पढ़ा हुआ है ना? अब वही चीज है कि ये किडनी इसको और इसको डिटेक्ट कैसे करेगी? इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तभी तो रिएक्शन होगा, है ना? तभी तो रिएक्शन होगा। अब किडनी के लिए ये दोनों सेम है, तो किडनी ने जहां लिथियम को लेना था वहीं उसने सोडियम को भी लिया। अब अगर इसी पेशेंट में, अभी इससे वाटर के कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे, इसीलिए कह रही हूँ बार बार ध्यान से सुनना। अगर इसी पेशेंट में आपने लिथियम की डोज को कंटिन्यू रखा, साथ में पेशेंट ने सोडियम के इंटेक को बंद कर दिया, ठीक है, सोडियम के इंटेक को बिल्कुल बंद कर दिया, तो क्या होगा? बॉडी किडनी जितना जो चीज ज्यादा प्रेजेंट है ना उसको लेती रहेगी, है ना? किडनी जो चीज ज्यादा प्रेजेंट है उसी को लेती रहेगी। क्यों? क्योंकि किडनी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। तो जितना लिथियम बॉडी में होगा वो सारा किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये हुआ पहला सिनेरियो। समझ में आया? सबको समझ में आया? कमेंट नहीं आ रहे किसी के भी? नहीं आया समझ तो पूछो दोबारा। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ये पहला सिनेरियो है, क्लियर और नॉट?
वेरी गुड एकता। बाकी सब वेरी गुड। रॉबिन, सब करेंगे कमेंट, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। नहीं बेटा, ये वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को देता है। अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर मत कहना मैम नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से लास्ट में सिर्फ रैशनलाइजेशन आप सभी यूज करते हो कि इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई। बट उसके पीछे रूट कॉज क्या है, क्यों हुई नेगेटिव मार्किंग? क्योंकि आपने आंसर्स ही नहीं किए। भले गलत करो, अभी गलती कर दोगे तो बाद में बच जाओगे एग्जाम में वो गलती करने से। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बोलो, एटलीस्ट बोलो, गलत बोलो बट बोलो। Yes, getting my point? Clear, very good वान्या। अजय, गुड। चलो ऐसे ही कमेंट आते रहने चाहिए मुझे सबके। जब मुझे कमेंट दिखना रुक गया मैं अपनी क्लास को वहीं स्टॉप कर दूंगी। ठीक, चलो। सो ये तो हुआ हमारा पहला सिनेरियो कि हमने पेशेंट में लिथियम का इनटेक तो कंटिन्यू रखा, पेशेंट को लिथियम थेरेपी हम देते रहे, बट पेशेंट की बॉडी में सोडियम को हमने बंद कर दिया। जैसे ही बंद करेंगे, अब जितनी जो चीज एबंडेंस में किडनी के पास आ रही है, किडनी तो उसी को ज्यादा डिटेक्ट कर पाएगी। तो जितना भी बॉडी में लिथियम होगा वो बॉडी से किडनी एक्सक्रीट आउट कर देगी, और बॉडी में क्या नहीं आएगा? बॉडी में नहीं आएगा उसका लिथियम का थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, एंड ये सिनेरियो क्वेश्चंस में आ चुका है। नो सिम्टम्स इंप्रूवमेंट। क्लियर? सेकेंड सिनेरियो क्या कहता है कि अगर हम किसी भी पेशेंट की बॉडी में लिथियम जा रहा है, साथ में सोडियम के इनटेक को बढ़ा दें, क्या करें? इंग्लिश इज वीक, आई हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। तो बेटा अजय, कोई भी ऐसा वर्ड आता है ना क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज प्रैक्टिस शुरू करोगे तभी नॉर्सेट तक प्रिपेयर हो पाओगे। नॉर्सेट का पूरा पेपर और बाकी सभी एग्जाम्स भी अदर देन यूपी के एग्जाम्स, बाकी सभी एग्जाम्स भी बेटा इंग्लिश में आते हैं, प्योरली इन इंग्लिश, बाइलिंगुअल नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखो एंड ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, राइट? एंड I'll suggest you to practice some books. कुछ ऐसी बुक्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी या बाकी चैनल्स पे मिल जाएंगी, एंड इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेस तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू, दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे पीडीएफ को मांग सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसी बुक सेंड कर सकती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हो, राइट? चलो, सो हम बात कर रहे थे सेकंड कॉन्सेप्ट की। अब किसी पेशेंट को हमने लिथियम ड्रग दी, लेकिन साथ में सोडियम का इंटेक उसकी डाइट में बढ़ा दिया। इसके बढ़ाने से क्या होगा? अब किडनी का काम क्या है? वही काम है एक्सक्रीशन करना। अब जो चीज ज्यादा है वही बाहर आएगी, है ना? जो चीज बॉडी में ज्यादा है वही बाहर आएगी। यस यस शाहिना, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कल कहाँ थे? जो चीज ज्यादा है वो बाहर आएगी, तो किडनी क्या करेगी? सोडियम को, बॉडी में से सोडियम को बाहर निकालेगी। जितना सोडियम है वो बाहर आएगा, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? लिथियम का लेवल बढ़ जाएगा, और बॉडी में क्या हो जाएगी? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यहां तक समझ में आया तो बताओ, फिर वाटर के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस और नो? थम्स अप दो फटाफट, यस और नो। वेरी गुड।
वेरी गुड एकता। चलो भाई, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि कौन सी केस में थेरेप्यूटिक इफेक्ट बॉडी में नहीं दिखेगा एंड कहाँ पे आके हमारी बॉडी में लिथियम की टॉक्सिसिटी होगी। अब हमें एक चीज पता है, वो क्या, कि सोडियम और वाटर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना। है ना। सो सोडियम एंड वाटर क्या है, आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है। जहां सोडियम होगा वहां वाटर होगा। सो अगर हमारी बॉडी में सोडियम ही नहीं जाएगा इन केस ऑफ लिथियम थेरेपी, यहाँ पे सोडियम है नहीं बॉडी में, तो वाटर क्या होगा, वाटर बॉडी से आउट हो जाएगा, वाटर भी नहीं रहेगा, तो बॉडी में अल्टीमेटली अगेन क्या होगा, लिथियम का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ से भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे केसेस में जहां किसी पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक सोडियम नहीं दिया जाता, the patients who all are on lithium therapy, yes, sodium loves water, very good. So अगर बहुत टाइम तक रेस्ट्रिक्ट रखा जाए ऐसे पेशेंट में सोडियम जो लिथियम थेरेपी पे है, आफ्टर फ्यू डेज उस पेशेंट में भी लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिथियम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरे सिनेरियो में भी सोडियम ज्यादा है तो वाटर ज्यादा होगा, है ना, जिसकी वजह से बॉडी में लिथियम कैसा हो जाएगा, डाइल्यूशनल हो जाएगा, राइट। एंड पेशेंट यहाँ पे आपको दिखेंगे एडिमेटस। क्लियर हुए ये चार सिनेरियोस। वाटर का क्या है साथ में रोल, लिथियम और सोडियम आपस में रिलेशन क्या है। हमेशा याद रखना ये दोनों मोनोवैलेंट कैटायंस है, यानी कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है सेम है बिल्कुल। किडनी के पास आईज नहीं है इनको अलग अलग डिटेक्ट करने की। किडनी को इनको एक्सक्रीट करना है तो जो चीज अबंडेंस में प्रेजेंट है किडनी फटाफट उसको उठाती है और एक्सक्रीट कर देती है। क्लियर? सिनॉप्सिस वर्क रह गया। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कोरिलेशन बिटवीन। ओके शाइना, आर यू डूइंग रिसर्च? चलो वेरी गुड। अब आ रहे हैं ना कमेंट। नाउ आई एम फीलिंग मोटिवेटेड। अब अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के। यही किया करो ताकि गलती हो तो यहीं पे क्लियर हो जाए। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका, आप सब ऑलरेडी बता चुके हैं। करेक्ट आंसर है लिथियम की डोज को हमें टॉक्सिसिटी के साइंस दिखते ही विद होल्ड कर देना है। टॉक्सिसिटी के साइंस देखने के लिए आपको लेवल्स याद होने चाहिए। मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में समझाया है कि लिथियम टॉक्सिसिटी के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, याद है सबको? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और माइल्ड और मॉडरेट के बीच में भी आता है, मॉडरेट से सीवियर के बीच में भी लेवल्स आते हैं। याद है सारे लेवल्स आपको? एक बार पुरानी क्लासेस उठा के देखना मेरी, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहीं पे इसी चैनल पे कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करवाया है। प्रियंका ही सेइंग नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे बेटा, कमेंट नहीं करोगे? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अब ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्थ से 2021 का पीजीआई का और DSSB का क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आने वाले SGPGA एग्जाम में आ जाए या बाकी किसी एग्जाम में। NCL का भी एग्जाम है, कल एक बच्चा मुझे बता रहा था, हो सकता है वहां ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज टेकिंग क्लोरप्रोमाजीन, डेवलप्स फीवर, muscular rigidity and altered consciousness, also autonomic instability। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है ना, कोई कंफ्यूजन छोड़ा नहीं है। एग्जामिनर ने सारा कुछ लिख के दे दिया क्वेश्चन में। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका। द पीपल हु आर क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, बेटा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं ना। चलो लेट्स इग्नोर दोस कमेंट्स, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यस, सो क्लोरप्रोमाजीन ड्रग दी जा रही है। क्लोरप्रोमाजीन कौन सी टाइप की ड्रग है बेटा? क्लोरप्रोमाजीन कौन सी ड्रग है ये? क्लास बताएंगे इस ड्रग की।
Anyone? What is the class of this drug? B. Very good. Very good, Shivaram. Chlorpromazine is a kind of, बेटा बहुत इजी है, जल्दी आंसर करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं ना। एंटीसाइकोटिक, वेरी गुड एकता, बट विच काइंड ऑफ एंटीसाइकोटिक? एंटीसाइकोटिक्स भी तो दो हैं। एंटीसाइकोटिक, डन। कौन सा टाइप है ये एंटीसाइकोटिक का? टिपिकल और एटिपिकल? इज इट टिपिकल और एटिपिकल? इग्नोर करेंगे बेटा कमेंट्स को। ज्योति, वेरी गुड ज्योति, इट्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक, वेरी गुड। और हमें पता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पहले भी बताया है, दीज ड्रग्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग D2 रिसेप्टर ब्लॉकेड ड्रग्स, राइट? बहुत स्ट्रांगली उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है ये ड्रग्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिस पाथवे में हमने पढ़ा था डोपामिन मूव करता है, डोपामिनर्जिक पाथवेज में, याद है? पढ़ाया था आपको, याद है ना? इन डोपामिनर्जिक पाथवेज में जब डोपामिन ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, है ना, सो वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स है, डोपामिन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर फॉलोइंग दिस डोपामिनर्जिक पाथवे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं जिनका नाम है D2 रिसेप्टर्स, इनको ब्लॉक करने का काम करती है एंटीसाइकोटिक्स, ताकि पेशेंट को या तो पॉजिटिव सिम्टम्स ना आए, नेगेटिव सिम्टम्स ना आए, राइट? अब इस केस में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर हमने पेशेंट को टिपिकल एंटीसाइकोटिक दी तो ये इतना स्ट्रांगली इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं कि पेशेंट में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम जा तो रहे हैं पेशेंट को ठीक करने, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ सिम्टम्स लिखे थे कि जैसे ही पेशेंट को हमने ड्रग दी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक नेम्ड क्लोरप्रोमाजिन दिया, पेशेंट को फीवर आ गया, मस्कुलर रिजिडिटी, कॉन्शियसनेस में ऑल्टरनेस आई एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम में इंस्टेबिलिटी हो गई। सबसे पहले तो एक कीवर्ड माइंड में हमेशा रखना, टिपिकल एंटीसाइकोटिक देते ही लिख लेना इसको अपने हिंट में, कहीं पे भी जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो, कभी भी किसी पेशेंट को कोई भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक चल रहा हो और उसके साथ उसको फीवर प्लस ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाए तो समझ जाना सीधा सीधा एक सिंगल वर्ड आंसर होगा, पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड वान्या, वेरी गुड डियर, यस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। सो होता क्या है यूजुअली, अगर किसी पेशेंट को इनके अलावा बाकी कोई सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे मसल में रिजिडिटी आना, मास्क लाइक फेस हो जाना, ट्रेमर्स आना और काफी डिफरेंट सिम्टम्स लाइक डिस्टोनिया, ठीक है, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट क्या करते हैं? एनीवन कोई बता सकता है? ये सारे, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। सो ये सारे सिम्टम्स डिपिक्ट करते हैं पेशेंट को ईपीएस हुआ है। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बस ये याद रखना है, अगर ये हुआ है तो हमेशा क्या होगा? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। और अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, और बहुत सारे हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी यहाँ पे, उसमें भी मैंने पूरा बताया था कौन कौन से हैं हमारे ईपीएस, कौन सा कैसे होता है, ठीक है। सो ये वाले सारे क्या कहलाएंगे? ईपीएस कहलाएंगे। अब इनको याद कैसे रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि अगर किसी पेशेंट को ईपीएस होगा, ऑल काइंड ऑफ ईपीएस जो हमने अभी तक पढ़े हैं, वो सभी ईपीएस, जितने ईपीएस आपने अभी तक पढ़े हैं, उन सबके ऑनसेट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है।
ऑनसेट का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, ऑनसेट का एक टाइम होता है कि अगर किसी पेशेंट को इतने टाइम तक, फॉर एग्जांपल 5 दिन तक एंटीसाइकोटिक दिया जाए, टिपिकल एंटीसाइकोटिक दिया जाए, तब उसको क्या हो सकता है, उस पेशेंट को सबसे पहला एंटीसाइकोटिक होगा जिसका नाम है एक्यूट डिस्टोनिया, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं एनएमएस की, दैट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की, वो कभी भी ऑनसेट हो सकता है, दैट इज नॉट अ टाइम बाउंड थिंग। एनएमएस टाइम बाउंड नहीं होता, उसके ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ईपीएस जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऑनसेट के साथ में होता है। 5 दिन से ज्यादा होंगे तो अलग सिम्टम आएगा, उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक अगर हमने टिपिकल एंटीसाइकोटिक दिया तो सिम्टम अलग आएगा। एक्यूट डिस्टोनिया, एकास्थीशिया, और बताओ स्यूडोपार्किंसोनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेशिया, राइट। सो ये सभी ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है सबको? याद है ना सबको? कमेंट करके बताओ फटाफट। यस और नो? पार्किंसोनियम डिसऑर्डर नहीं बेटा, नाम गलत है। पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म इज डिफरेंट, स्यूडो पार्किंसोनिज्म होता है हमारा ईपीएस में, ठीक है। इट्स स्यूडो पार्किंसोनिज्म। समझ में आया? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which neurotransmitter blockade is primarily responsible for extrapyramidal side effects associated with antipsychotics? Prolonged use of antipsychotic will cause NMS. It is not necessary dear. वान्या बेटा, it is not necessary कि prolonged use से ही NMS होगा। कुछ पेशेंट्स में, आप बुक्स में भी देखोगे ये चीज लिखी हुई है बहुत अच्छे से, कुछ पेशेंट्स में ये शुरू में भी हो जाता है, ठीक है। यस, आंसर देंगे, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है ना। और ये देखो, ये एम्स, नॉर्सेट, एलजीपीजीआई, पीजीआई, एमईआर सारे एग्जाम्स में आए, तीनों एग्जाम्स में। यस, वेरी गुड। सीधा सीधा आंसर है डोपामिन। क्लियर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अ पेशेंट इज टेकिंग क्लोज़ेपिन नाउ। अब पेशेंट कौन सी ड्रग पे है? क्लोज़ेपिन पे है। रिक्वायर्स रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ विच लैब पैरामीटर ड्यू टू पोटेंशियली फेटल एडवर्स इफेक्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर, वाइट ब्लड सेल काउंट, वेरी गुड। तो जब भी कोई पेशेंट क्लोज़ेपिन थेरेपी पे होता है बेटा, क्लोज़ेपिन कौन सी काइंड ऑफ ड्रग है? क्लोज़ेपिन इज अ काइंड ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, राइट। एसिटाइलकोलिन नहीं, वो तो ऑप्शन भी नहीं है बेटा। यस वान्या, डिलीटेड। ओके, सो क्लोज़ेपिन क्या है? क्लोज़ेपिन इज अ काइंड ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। और क्लोज़ेपिन कौन से केस में हमें देनी है, किस डायग्नोसिस में हमें देनी है?
बताओ, अभी 1-2 दिन पहले फिर मैंने इसको रिपीट करके आपको समझाया था। क्लोज़ापिन कौन से केस में हम देते हैं पेशेंट को? WBC इज करेक्ट, वेरी गुड। क्लोज़ापिन करती क्या है? क्लोज़ापिन कॉज करती है ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ये तो सबको याद है, मुझे पता है, ये तो आप सभी को याद है, ये मुझे अच्छे से पता है ना? वेरी गुड। बट मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि क्लोज़ापिन कौन से डायग्नोसिस में देना है, कौन से पेशेंट को देना है। वेरी गुड एकता। यस, साइकोसिस। इट इज स्किज़ोफ्रेनिया, वो वाला स्किज़ोफ्रेनिया जहां पे पेशेंट के 2 ट्रीटमेंट रजाइम फेल हो जाए। ठीक है, वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जिसमें ऑलरेडी 2 मेडिसिन आप दे चुके हो और वो फेल हो चुकी हैं, तब जाके हमारे पास में लास्ट सहारा बचता है क्लोज़ापिन का। शुरुआत में क्लोज़ापिन कभी नहीं देनी। अब क्वेश्चन में है एक और मेरे पास, शुरुआत में कौन सी दोगे? चलो आपको ऑप्शंस देते हैं, क्या दोगे? क्लोज़ापिन, बी रिस्पेरिडोन, सी ओलैंज़ापिन, या फिर डी हैलोपेरिडोन। आप बताओ, पेशेंट डायग्नोज हुआ है स्किज़ोफ्रेनिया से, ठीक है, और पेशेंट को अब ईपीएस आने शुरू हो गए। आपको करना है कौन से ड्रग को स्टार्ट? बताओ चलो। ठीक है, सिनेरियो क्या है? एक पेशेंट है जिसका डायग्नोसिस बना है स्किज़ोफ्रेनिया का, हमने पेशेंट को वो ड्रग दे दी, पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आने लगे जिनको हमने ईपीएस का नाम दिया। अब ईपीएस आने के बाद इनमें से कौन सी ड्रग आप दोगे? कौन सा एंटीसाइकोटिक दोगे? एंटीसाइकोटिक ड्रग है डी। शाहीना, क्वेश्चन दोबारा सुनो बेटा। डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट दे दिया, अब ईपीएस आ गए हैं, ठीक है। सिनेरियो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब पेशेंट को ईपीएस आ गए, अब कौन सी ड्रग दोगे इन चारों में से? अब बताओ। मान्या, अभी और क्लियर करेंगे, वेट करो, अभी और क्लियर करेंगे। ओलैंज़ापिन वेट गेन कॉज करती है, वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन सी प्रेफर करेंगे शाहीना? नो अजय, इट्स नॉट डी, डी नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, जैसे ही पहली बार पेशेंट आएगा और इससे डायग्नोज होगा, हम पेशेंट को देते हैं हैलोपेरिडोल, ठीक है। हम पेशेंट को क्या देते हैं? हैलोपेरिडोल देते हैं। अब अगर इसको देने के बाद पेशेंट को ईपीएस आ जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, पेशेंट को अब ईपीएस आ गए, अब हमें सबसे पहले पेशेंट को किस पे स्विच करना है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पे, ठीक है। ये तो हमें पता है ना। जैसे ही पेशेंट को हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक दे दें और उसके बाद पेशेंट को ईपीएस आ जाए, तो हमें उसको स्विच करना होता है एटिपिकल पे। क्लियर? अब अगर इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में लगाए तो हमारे पास तो और बहुत सारे एटिपिकल्स निकल के आ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो एटिपिकल, राइट? ये भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। अब क्या करना है? इनमें से कौन सा देंगे? ओलैंज़ापिन नहीं देना। सी क्यों कर रहे हो बेटा? ओलैंज़ापिन नहीं देना, ध्यान से सुनो। क्लोज़ापिन कॉज करती है ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ये करती है ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, जिसकी वजह से सिवियर न्यूट्रोपीनिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिल सडनली फॉल करने स्टार्ट करेंगे और पेशेंट प्रोन हो जाएगा टू गेट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी कोई पेशेंट क्लोज़ापिन थेरेपी पे होता है, उस पेशेंट को ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस होता है, सिवियरली न्यूट्रोफिल्स डिक्लाइन होते हैं और वो पेशेंट ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। सो हमें ये इमीडिएटली नहीं देनी।
जब हम स्विच करेंगे तो हम क्लोजापिन नहीं देंगे। समझ में आया? सेकंड, रिस्पेरिडोन, नो आइडिया, क्लियर इट। यस वान्या, ध्यान से सुनो। अब नेक्स्ट आती है रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन के यस देयर आर फ्यू साइड इफेक्ट्स, few side effects are there but it is not causing any major side effect जिससे पेशेंट की इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े या पेशेंट में और कोई डिसऑर्डर हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ओलैंजापिन। ओलैंजापिन ऐसी ड्रग है जो बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करती है। ठीक है, ओलैंजापिन इज अ काइंड ऑफ ड्रग, इज अ काइंड ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो बॉडी में क्या करेगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करेगी। ये पेशेंट आप ऑब्जर्व करना, इन ड्रग्स के ऊपर पेशेंट का बीएमआई इंक्रीज होगा, पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस में चला जाता है। ठीक है, पेशेंट ओबीस हो जाएगा, पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। दैट इज व्हाई हम ये ड्रग भी नहीं देते। रिस्पेरिडोन का सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, वो है क्या, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया। रिस्पेरिडोन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया विच कैन बी ट्रीटेड बाय अदर मेडिसिन ऑल्सो। सो अगर हम सभी साइड इफेक्ट्स को देखें, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया कॉज करेगी। और अगर हम बाकी सभी साइड इफेक्ट्स को देखें, उन सभी साइड इफेक्ट्स में बताओ सबसे ज्यादा खतरनाक पेशेंट के लिए कौन से हैं? सबसे पहला तो इन्फेक्शन आना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को कैच करना, और दूसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना बॉडी में। सो ये दोनों चीजें पेशेंट के लिए और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। हम उसकी जगह अगर पेशेंट को हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया होने दे, वो ज्यादा बेटर नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जब भी एटिपिकल पे स्विच किया जाता है, सबसे पहले हम देते हैं रिस्पेरिडोन। वी प्रेफर गिविंग रिस्पेरिडोन। क्लियर? डन? अभी क्लियर हुआ सबको? यस और नो? थम्स अप दो फटाफट। यस, प्रोन टू गेट डायबिटिक। डायबिटिक नहीं, दोनों अलग चीजें बेटा। डायबिटीज अलग है, वो होगी ओलैंजापिन से, इन्फेक्शन अलग है, वो होगा क्लोजापिन से। ठीक है, अब अगर पेशेंट को आपने रिस्पेरिडोन दे दी, ठीक नहीं हुआ, फिर आपने चेंज करके ओलैंजापिन भी दे दी, पेशेंट तब भी ठीक नहीं हुआ, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें हार के एट दी एंड क्लोजापिन देनी पड़ेगी। क्लोजापिन से अगर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा तो क्लोजापिन डेफिनेटली पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम इतना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अब हमारा मेन टारगेट है कुछ भी करके पेशेंट के सिम्टम्स को, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है। राइट? सो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लोजापिन ड्रग देनी है जब दो ट्रीटमेंट फेल हो गए। क्लियर हुआ? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, है ना? अब हो गया सबको क्लियर? ऐसे देनी है हमें पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स। चलो, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर व्हाइट ब्लड सेल काउंट, क्योंकि क्लोजापिन क्या करेगी, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत जल्दी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question is from AIIMS NORCET 2022 and RRB staffers. Right? Very good. Yes. So which medication is the specific antidote for benzodiazepine overdose? बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? वेरी गुड एकता, वेरी गुड डियर।
वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सिंगल वर्ड आंसर है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो जहां बेंजोडाइजेपिन ज्यादा होगा फ्लूमाजेनिल एज एन एंटागोनिस्ट उसको अभी रिज्यूम हो गई वहीं से। Yes, so sorry, power issues, there was a very little power issue बच्चों। कंटिन्यू करें या चले गए सब लोग? यस, वेरी गुड सोनिया, कीप गोइंग, वेरी गुड। चलो भाई, है हमारी स्लाइड्स, वेट करते हैं तब तक, टिल द टाइम इट इज लोडिंग, है ना। अजय, टेम्परेरी पावर कट ऑफ, एक सेकंड देंगे सब लोग। लेट्स चेक कहाँ है हमारी पीडीएफ। यस, यस सोनिया, अगर क्लासेस अच्छी लगी तो डेली अटेंड करना, ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंड नेवर से दिस कि मेरा माइंड वीक है, कभी ये नहीं बोलना। अपने बारे में कभी भी कोई नेगेटिव चीज मत बोला करो, जितना बोल सकते हो पॉजिटिव बोला करो, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाओगे बहुत जल्दी लाइफ में। सिर्फ पॉजिटिव बोलो। ऐसे भी तो बोल सकते हो कि हाँ मेरे को टाइम लगता है समझने में बट समझ आ जाता है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हो। ऐसे मत बोलना आप कभी भी कि माइंड वीक है। माइंड वीक किसी का नहीं होता, किसी को कोई चीज जल्दी समझ में आती है, किसी को लेट। अब जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे मैथ्स की कैलकुलेशंस बहुत स्लो समझ में आती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ये बोलूं मेरा माइंड वीक है ना। चलो we were on this question। So क्या है ये क्वेश्चन? हमने पढ़ा कि एक पेशेंट है जो फिनाल्जीन ड्रग पे है और उसको अवॉइड करने को कहा गया है एड्स चीज वाले प्रोडक्ट्स को, राइट। एमएचएन सब्जेक्ट, ओके, फिर ठीक है। अगर एमएचएन वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। चलो, सो अवॉइड करना है पेशेंट को चीज वाला फूड, एज चीज वाला फूड, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ। क्यों अवॉइड करना है? क्या उस पेशेंट को हेपेटिक फेलियर हो जाएगा,
या उस पेशेंट को ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा, या फिर रिनल फेलियर हो जाएगा। क्या होगा पेशेंट को यहाँ? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वेरी गुड, ये तो सिंगल वर्ड आंसर है, ये तो सभी जानते हैं। करेक्ट, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। और बेटा ये ना एम्स नॉट सेट का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट क्यों बोला है मैंने पता है? क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है एम्स नॉट सेट के एग्जाम में, बहुत बार पूछा है ये एम्स नॉट सेट के एग्जाम में। यस, अब मेरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में से कि क्यों इस पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, हाउ एंड व्हाई। कौन बताएगा? चलो भाई, कौन बताएगा क्यों होता है इस पेशेंट को? आज का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां भी इसके नोट्स बनाए हैं या अभी बना रहे हो, बड़ा बड़ा लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रग फॉल्ट है? नहीं, ड्रग का फॉल्ट अकेला नहीं होता। बॉडी में कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है ना बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग का नहीं होता, हमारी बॉडी भी उसके लिए रिएक्ट कैसे कर रही है, बॉडी में क्या चीज हो रही है, वो भी डिपेंड करती है ना। ड्यू टू टायरामीन, वेरी गुड। सो ये हो रहा है ड्यू टू टायरामीन, ये भी करेक्ट है। बट अगर अब इस पूरी ड्रग की एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में। ये एक तरह का क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है, ये तो हमें पता है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। इट ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ MAO in the stop of tyramine. वेरी गुड पानिया, वेरी गुड। अब बॉडी में हमारे मोनोमाइन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ध्यान से समझना, ये एंजाइम एक ए और एक बी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक। ये तो एक कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, एक टायरामीन नाम का अमीनो एसिड है, ये हम अपनी डाइट में लेते हैं बाहर से, एक्सटर्नल सोर्सेस से, ठीक। ये दो चीजें याद रखना सबसे पहले तो। अब ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम काम क्या करता है बेटा? ये ब्रेक डाउन करता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से? नॉरएपिनेफ्राइन प्लस डोपामिन प्लस सीरोटोनिन को। हमारे ब्रेन में जो ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनके ब्रेक डाउन का काम करता है कौन? ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक, इनका करता है ब्रेक डाउन। अब अगर मैं बात करूं डिप्रेसिव पेशेंट की, अगर मैं बात करूं डिप्रेसिव पेशेंट की, तो डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर, डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर ऑलरेडी ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? कम होते हैं, है ना, रिड्यूस्ड होते हैं इन डिप्रेसिव पेशेंट्स, यही वाले तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स। और हमें अगर किसी पेशेंट के मूड को इम्प्रूव करना है, सिम्टम्स को इम्प्रूव करना है, डिप्रेशन से बाहर लाना है, तो कुछ ना कुछ करके हमें इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाला ब्रेकडाउन का प्रोसेस रुक जाए, राइट, ये वाला ब्रेकडाउन का प्रोसेस रुक जाए। और साथ में एक चीज और याद रखना, ये जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, ये इनको तो ब्रेक डाउन करता ही है, साथ में टायरामीन को भी ब्रेक डाउन करता है, जिससे बॉडी से टायरामीन वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इसका भी ब्रेक डाउन करता है। दोबारा एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना और लिख लेना नोट्स में। जब भी कोई पेशेंट MAOI इनहिबिटर ड्रग के ऊपर होता है, उस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी प्रेजेंट है। और इसी तरह से एक अमीनो एसिड है जो हम बाहर से खा रहे हैं अपनी डाइट में, ठीक है, पिज्जा वगैरह हम सब खाते हैं, है ना। सो ये टायरामीन उन्हीं चीजों से बॉडी में जा रहा है,
अब ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम दो तरह का है, ए एंड बी। ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करता है इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ठीक है, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन को, और साथ में उस टायरामिन को जो हमने बाहर से डाइट में लिया, राइट। डिप्रेशन वाले पेशेंट में ऑलरेडी ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा कम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज करना है। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमें क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस जो हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो हम यहाँ क्या देंगे? हम देंगे मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की ड्रग, जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। हमने ड्रग भी दे दी। अब ये तो हो गया, पेशेंट के सिम्टम्स धीरे धीरे डिप्रेशन वाले इम्प्रूव होने लगे और पेशेंट का डिप्रेशन ठीक हो गया। लेकिन एक अच्छे काम के साथ एक बुरा काम हो गया। वो क्या किया? बॉडी में टायरामिन तो जा रहा है, लेकिन उसका ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा है ना, उसका ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा। तो अब अगर टायरामिन ब्रेकडाउन नहीं होगा तो अल्टीमेटली टायरामिन का लेवल क्या होगा बॉडी में? टायरामिन बढ़ जाएगा। जो चीज बॉडी से निकलेगी नहीं, वॉश आउट नहीं होगी, वो तो बॉडी में बढ़ेगी, एक्यूमुलेट होगी। ऐसे ही टायरामिन बॉडी में इंक्रीज होगा। इसका एक्यूमुलेशन सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में होना शुरू होगा, ब्लड स्ट्रीम से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन से धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रेन में पहुंच जाएगा। ब्रेन के अंदर ऑलरेडी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है ना। एक तो हमने यहाँ से इस नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल को वैसे ही हमने इंक्रीज कर रखा था, इसको स्टॉप करके, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स वैसे ही इंक्रीज हो रहा था। और टायरामिन भी क्या करता है बेटा? टायरामिन भी इसी नॉरएपिनेफ्राइन को इंक्रीज करता है सडनली, ठीक है। टायरामिन भी इस ही नॉरएपिनेफ्राइन को सडनली इंक्रीज करता है, सडन राइज। अल्टीमेटली होगा क्या? ये नॉरएपिनेफ्राइन एकदम से शूट करेगा, पेशेंट का बीपी एकदम शूट करेगा, कॉजिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस। समझ में आया? इसी टायरामिन के वजह से, जिसका एक्यूमुलेशन हो रहा है पहले ब्लड स्ट्रीम में, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर ब्रेन में। ब्रेन में जाने के बाद ये और ज्यादा नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल इतना सडन राइज करता है कि पेशेंट को अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? पेशेंट को अल्टीमेटली हो जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्लियर हुआ? ठीक। सो यहाँ हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया। ऐसे होता है एमएओआई थेरेपी के ऊपर पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसीलिए हम क्या बोलते हैं पेशेंट को कि आपको कुछ ऐसा नहीं लेना जिसमें टायरामिन प्रेजेंट हो। टायरामिन वाली डाइट आपको नहीं लेनी। एक चीज, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा था, एक चीज नहीं खाना, रेड वाइन नहीं लेनी। क्लियर हो गया सबको? यस। ऑक्सीपिटल हेडेक सबसे पहला साइन देखने को मिलेगा पेशेंट में, जैसे ही किसी पेशेंट को ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, राइट। चलो, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्लियर हुआ सबको? चलो, दिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप सभी को अब समझ में आया लिथियम थेरेपी के अंदर लिथियम, सोडियम, वाटर का क्या रिलेशन है, कौन सा एंटीसाइकोटिक कैसे देना है, कब देना है, एंड अलॉन्ग विद दैट कौन सा एंटीसाइकोटिक क्या साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है, एंड दिस एमएओआई का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सबको? थम्स अप दे देंगे सब लोग फटाफट। फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे विद सेम दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ठीक। थैंक यू वान्या बेटा, थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय एवरीवन। और इस तरह के और अच्छे से डिटेल में लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी टीम को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट्स की टीम को, ठीक है। इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सभी सब्जेक्ट्स के क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं अब। और नेगेटिव अपने आप से कभी कोई नहीं बोले, याद रखना मेरी ये बात। हमेशा हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करो। थैंक यू शाहीना, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। नाउ कल मिलते हैं सेम टाइम पे 11 AM, राइट। बाय बाय।